नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो आज का विषय है अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम वर्ण का प्रयोग। पहले अनुस्वार हम लोग जिस बिंदी को कहते हैं उसे व्याकरणिक भाषा में अनुस्वार और चंद्रबिंदी जिसे कहते हैं, चंद्रबिंदु जिसे कहते हैं, उसे व्याकरणिक भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। और ये तो हम भली भांति जानते हैं कि जो अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग किया जाता है जब बोलते समय तो आवाज नाक से निकलती है। क के ऊपर जैसे ही अनुस्वार लगाया जाता है तो कंग होता है, ख के ऊपर अनुस्वार खंग, ग के ऊपर अनुस्वार लगाने से गंग, तो मतलब नाक से आवाज आती है। लेकिन जब अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग हम करते हैं तो उस समय हम हमारी जो भाषा जो उच्चारण उत्पन्न होती है वो मुंह और नाक दोनों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है कि अनुस्वार के जगह पर अगर चंद्रबिंदु का प्रयोग हम कर लेंगे तो गलत होगा, और चंद्रबिंदु की जगह पर अगर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। जैसे यहां पर मैंने दो उदाहरण दिखा है, एक है ह के ऊपर अनुस्वार दिया गया हंस और दूसरे के ऊपर ह के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करते हुए हंस। तो दोनों में उच्चारण तो निश्चित रूप से अलग है, साथ ही साथ उसके अर्थगत प्रभेद भी होता है। यहां पे सबसे पहले हंस अगर कहेंगे और ये अनुनासिक वाले हंस को अगर देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है, तो ये हंस जो है इसका मतलब है एक प्रकार की पक्षी जिसे हम अंग्रेजी में स्वान कहते हैं। लेकिन ये जो हंस जो चंद्रबिंदु या फिर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है इसका मतलब है हंसना। जैसे कि हम सभी हंस रहे हैं तो वहां पर अनुनासिक, अगर यहां पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका जो अर्थ है वो अलग हो जाएगा। मैं अगर बालक हंस रहा है लिखूंगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर हंस का मतलब ही बदल जाता है। इस वजह से यहां पर अनुस्वार की जगह पर ना लिखते हुए इसका अनुनासिक का प्रयोग करना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले अनुस्वार अर्थात जो आवाज मुंह के उच्चारण करते समय नाक से आवाज आती है उसको कहते हैं अनुस्वार, और अनुनासिक अर्थात नाक और मुंह दोनों में जो उच्चारण होता है उसको कहते हैं हम अनुनासिक। चंद्रबिंदु जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंचम वर्ण का प्रयोग, और ये पंचम वर्ण जो है वो सिर्फ अनुस्वार की जगह पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके कुछ नियम है। उस नियम को अच्छी तरह से मैं आज समझाऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक उस बात को ध्यान में रखेंगे और अच्छी तरह से समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ मैं आप सभी को एक सवाल लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर अंदर लिखा, अ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग मैंने यहां पर किया है। अच्छा, इसे दूसरे पंचम वर्ण में जैसे अकर लगा जाएगा, लिखा जाएगा, तो हम लोग अ नौ का आधा तो और र लिखते हैं। तो अंदर जो होता है ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग नौ का आधा यहां पर जो प्रयोग किया हमने, इसका प्रयोग हमने क्यों किया है वो जानना जरूरी है। अगर 9 का आधा लिखा गया तो 9 का प्रयोग ही क्यों किया गया है? ये पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण के जगह पर ये 9 ही प्रयोग क्यों हुआ है, ये नियम हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आज उस नियम के बारे में आप सभी को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि 5 वर्ग होते हैं। पहले हम 5 वर्ग के बारे में जानेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं 5 वर्गों के नाम। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है क, उसके बाद होता है च, उसके बाद होता है ट,
उसके बाद होता है तो, और लास्ट में होता है पौ। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण मौजूद रहते हैं। ये पहला वर्ण है, दूसरा ये, फिर तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक है। तो क वर्ग के में देखेंगे पहले कि क वर्ग में कौन कौन आता है। क वर्ग में आता है पहला क बखुद, उसके बाद ख, ग, घ, ङ। उसके बाद च वर्ग में च, पहला च आता है, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि 5 वर्ग के नाम क्या है और 5 वर्ग में आने वाले जो जो वर्ण हैं उसको हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क, च, ट, त, प, इसको याद हम रख देंगे। 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में 5 होते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इसको समझने के बाद असल में हमारा काम होता है 5वें वर्ण के साथ। ये जो ङ है, न्य, ण, न और म, ये 5 के साथ हमारा बस काम है। तो ये जो इसको हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। भले ही ये क, च, ट, त, प ये वर्ग है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आते हैं इसमें पंचम वर्ण के, इसीलिए कहते हैं पंचम वर्ण। और जब भी अनुस्वार की जगह पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि उस पंचम वर्ण में ये 5 ही प्रयोग में आते हैं। जैसे आप पूछ रहे होंगे कि कैसे। अच्छा, मैं सबसे पहले यहां पर अगर लिखूंगा अंदर, अंदर को अगर मैं यहां पर लिखूंगा पंचम वर्ण में, सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए अनुस्वार की जब पंचम वर्ण का प्रयोग होता है तो अनुस्वार को हटाया जाता है। नियम को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले अनुस्वार किस जगह पर दिया गया हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अ के ऊपर अनुस्वार हुआ है। तो पंचम वर्ण हमेशा जहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है उसके बाद वाले वर्ण के पहले प्रयोग होता है। जैसे अंदर में अ के ऊपर अनुस्वार है, तो जैसे ही यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले जो हम इस अनुस्वार जो लगाया गया उसको हटा देंगे। और इसके बाद कौन सा आता है ना, इसके बाद आता है द, ये वाला जो है उसके बाद आता है। तो द से पहले पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ये जो द है और ये द कौन से वर्ग में है हमें थोड़ा सा देखना है। नहीं, ये द जो है वो हम देखेंगे त वर्ग में है। त वर्ग के तीसरा वर्ण द है। काम किसका है? पंचम वर्ण का। तो हमेशा पंचम वर्ण का ही आधा लिया जाएगा। तो त वर्ग के तीसरा वर्ण द है, लेकिन हमें कहा गया है पंचम वर्ण। तो इसी वर्ग के हम अगर पंचम वर्ण को ध्यान देंगे तो पंचम वर्ण है न। तो मैंने क्या किया, नौ का यहां पर आधा लिख लिया, क्योंकि त वर्ग में तीसरा वर्ण है और त वर्ग के पंचम वर्ण का हमारा काम है, इसलिए मैं नौ आधा लिख लिया। उसके बाद द का पूरा, इसके बाद र, ये हो गया अंदर। ठीक है। तो ये जो है ये नियम है। उसके बाद आता है, मान लीजिए अंक। मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं यहां पर। अंक
बहुत सारे बच्चे अंक को अगर लिखा जाए पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए तो आप लोग अंक जो है ऐसे लिखेंगे, 9 का आधा क लिख देंगे। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? नियम को आते हैं पंचम वर्ण के। सबसे पहले अ के ऊपर अनुस्वार है, बताए गए मार्ग के अनुसार अगर जाते हैं सबसे पहले अ आता है, उसके अनुस्वार को हम हटा दिए, अनुस्वार को जैसे ही हटा दिए उसके बाद क है। हम लोगों को इसको देखना है क को। तो क जो है क वर्ग का पहला वर्ण है, ये है। हमें काम है उसके पंचम वर्ण से। तो क वर्ग में पंचम वर्ण ङ है, तो उसको हम यहां पर रखेंगे। मैंने कहा था हमेशा हमें पंचम वर्ण का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लोग इसका तो आधा नहीं कर सकते ना। ग को हम लोग कभी आधा नहीं कर सकते, ग ड, ठीक है, ढ। तो ऐसे इन सारे को हम लोग आधा नहीं कर सकते, इस वजह से इसको पूरा लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर हलंत दिया जाएगा क्योंकि उसके साथ वो जुड़ रहा है। तो उसके बाद में यहां पर क लिख दूंगा। ये हुआ अंक, वो भी पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये वाला गलत हुआ। तो ये अंक का इस तरह से हम ले लेते हैं। जितने सारे, मान लीजिए मैं अभी लिखूंगा कंपन, कंपन लिखूंगा, तो यहां पर कंपन को कैसे लिखा जाएगा? मैं कंपन को ध्यान से देखिए, क के ऊपर अनुस्वार है। अब कंपन को अगर मैं पंचम वर्ण का परिवर्तन करके अगर लिखना चाहूंगा पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए, तो सबसे पहले मैं क लिखूंगा, और जैसे नियम के तहत मैं अगर जा रहा हूं, यहां पर अनुस्वार लगा तो अनुस्वार हटाया जाएगा। अनुस्वार के बाद अक्षर है प, और प किस वर्ग में है उसे हमें ढूंढना है ना। प किस वर्ग में है? प वर्ग है। प खुद एक वर्ग है, प वर्ग का पहला वर्ण है। हमें काम है पंचम वर्ण से, हम लोग सीधा जाएंगे इसमें प प प प म, पंचम वर्ण म। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, म का आधा लिख लेंगे, उसके बाद यहां पर प न। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, आप इसका आप ध्यान में रखेंगे, जब भी अनुस्वार के जगह पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले वहां पर अनुस्वार को हटाया जाता है, नियम 1। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, जब अनुस्वार को हटाया जाता है, अनुस्वार के बाद वाले अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा, उसको देखना होगा। उसको देख लिए दूसरे चरण में। तीसरे चरण में आपको देखना है कि वो अक्षर, वो वर्ण कौन से वर्ग के अंतर्गत है। देख लिया हमने क जैसे जो है क वर्ग में। चौथे चरण में हम क्या करेंगे, उसके पंचम वर्ण जो है उसको छांटेंगे, यहां पर उसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे, उसके बाद जो वर्ण है उसका प्रयोग कर देंगे। तो ये नियम है, हम लोग पंचम वर्ण का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। मान लीजिए कुछ जगह पर यहां पर जितने भी सवाल आ सकते हैं, मान लीजिए पंछी, मैं अगर पंछी की बात कहूंगा तो इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। पंछी में आप खुद ही देख लीजिए, पंछी में प के ऊपर अनुस्वार है, तो मैंने क्या किया, प में रख दिया, अनुस्वार हटेगा, अनुस्वार के बाद छ आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, छ को ढूंढेंगे। छ किस वर्ग के अंतर्गत है? छ वर्ग है, च वर्ग के। तो च वर्ग के पंचम वर्ण न्यो है, तो मैंने क्या किया, न्यो को यहां पर आधा लिख लिया, उसके बाद मैंने छ का इस्तेमाल किया, और इसके बाद यह हो गया। यह था संपूर्ण विवरण पंचम वर्ण का अनुस्वार की जगह पर किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, कभी कभार एक सवाल मन में उठते हैं, मान लीजिए मुझे लिखना है अम्मा, अब उसको उल्टा भी कर सकते हैं, अब पंचम वर्ण का भी वैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अंदर यहां पर लिखा हुआ है, नहीं, अंदर यहां पर लिख दिए हैं हम 9 का 9 पंचम वर्ण यहां पर प्रयोग है, तो सिंपल सी बात है, इसको साधारण सी बात है, उसको हमें बदलना है। अगर आपको कहा गया है ये सवाल कि अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, तो यहां पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया, तो हम लोग क्या
दूसरे चरण में इसको लिख देंगे और जहां पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया उससे पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, फिर दो और इस तरह से हम लिखा जाएगा। अच्छा, सवाल आता है यहां पर अम्मा की। सवाल उठता है कि यहां पर मौ है और वो मौ जो है वो देख लीजिए यहां पर पौ के पंचम वर्ण है, यहां पर भी पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए ये जो मौ है ये पंचम वर्ण, तो नियम के अनुसार अगर हम चाहेंगे तो अ यहां पर पंचम वर्ण हटेगा, यहां पर अनुस्वार और मा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। नियम कहता है जब पंचम वर्ण 2 बार यहां पर आते हैं तो उसका अनुस्वार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अम्मा को अम्मा ही लिखा जा सकता है, अम्मा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहां पर मौ पंचम वर्ण है और मा, दोनों वर्ण पंचम वर्ण के ही हैं। इसके अनेक प्रकार के नियम है, मतलब शब्द हैं। मान लीजिए मैं यहां पर अन्न लिख रहा हूं तो नौ का आधा नौ भी यहां पर लिखा गया है ना। तो यहां पर नौ देख लीजिए, यहां पर तो नौ, तो ये जो है नौ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नौ 2 बार आया हुआ है पंचम वर्ण का, इसलिए यहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? तो अगर पंचम वर्ण 2 बार आए तो उसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम लोग आज सीखे अनुस्वार, अनुनासिक, पंचम वर्ण का प्रयोग। थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। अनुस्वार जो कि नाक से उच्चारण होता है और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। ये गलत फहमी में मत रहिए कि अनुस्वार की जगह पर मैं चंद्रबिंदु या फिर अनुनासिक का प्रयोग कर दूंगा तो सही होगा, अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करूंगा तो सही होगा। हर जगह ये सही नहीं होता। कुछ जगह पर अनुनासिक की जगह पर अगर अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो शब्द में एक विराट परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए उसके नियम को जानते हुए सही जगह पर अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग सीखे क्या पंचम वर्ण का प्रयोग। पंचम वर्ण को जानने के लिए पहले वर्गों को समझना होगा। वर्ग आपके सामने है, क चौ ट त प। उसके 5 वर्ण के बारे में मैंने आप सभी को बताया, 5वें वर्ण के बारे में आपको सभी को बताया। अब जो है जब अनुस्वार का प्रयोग होता है उस जगह पर पंचम वर्ण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से मैंने आप सभी को समझाया। उम्मीद है आप सभी अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम वर्ण के प्रयोग को अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे और आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी ये चैनल है दिलीप स्पेशलाइज्ड, हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप सभी को बार बार मैं आता रहूंगा, आपके साथ वार्तालाप करता रहूंगा। अगर कुछ प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे आप पूछ